नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ये सिर्फ एक देश की क्रांति नहीं थी, बल्कि ये उन आइडियाज की कहानी है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। जरा इस तस्वीर को देखिए। डेट है 14 जुलाई 1789। पेरिस शहर में अफरा तफरी का माहौल है। एक अफवाह फैल जाती है कि राजा ने आर्मी को शहर में भेज दिया है और वो आम लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर देने वाला है। बस फिर क्या था, हजारों गुस्साए हुए लोग एक हो जाते हैं और बैस्टील के किले पर हमला कर देते हैं। ये किला राजा की इलिमिटेड पावर यानी डिस्पोटिक पावर का एक सिंबल माना जाता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के लोग अपने ही राजा के दुश्मन बन गए? चलिए, इस एक्सप्लेनर में हम एक एक करके इन्हीं रीजंस को समझेंगे। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1789 से पहले के फ्रांस में उस दौर को कहते हैं ओल्ड रिजीम। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर था कैसा। तो ये ओल्ड रिजीम क्या है? बेसिकली ये वो टर्म है जिससे हम 1789 से पहले की फ्रेंच सोसाइटी और उसके इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां आपकी वैल्यू आपके काम से नहीं बल्कि इस बात से डिसाइड होती थी कि आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, फ्रेंच सोसाइटी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसे 3 एस्टेट्स कहा जाता था। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी यानी चर्च के लोग, सेकेंड एस्टेट में थी नोबिलिटी यानी अमीर और कुलीन लोग, और थर्ड एस्टेट में बाकी सब, पूरी 97% पॉपुलेशन, जिसमें किसान, मजदूर, वकील, बड़े बिजनेसमैन सब आते थे। और सबसे शॉकिंग बात, स्टेट के सारे टैक्सेस चुकाने का बोझ सिर्फ और सिर्फ इसी थर्ड एस्टेट पर था। और देखिए, ये तस्वीर उस दौर की कहानी को कितने पावरफुल तरीके से बताती है। यहाँ नोबलमैन को एक स्पाइडर यानी मकड़ी की तरह दिखाया गया है और किसान को एक फ्लाई यानी मक्खी की तरह। मैसेज बिल्कुल साफ था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट आराम से थर्ड एस्टेट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो सारा बोझ उठा रही थी। थर्ड एस्टेट पर टैक्सेस की जैसी बारिश हो रही थी। एक टैक्स था टिट्स, जो सीधा चर्च को जाता था। एक और टैक्स था टाइल, जो एक डायरेक्ट टैक्स था और स्टेट को जाता था। और इतना ही नहीं, नमक और टोबैको जैसी रोज की जरूरतों पर भी अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए थे। तो एक तरफ था ये सोशल डिवीजन और दूसरी तरफ फ्रांस एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा था। चलिए अब इसके रीजंस को समझते हैं। जब 1774 में लुईस 16 राजा बना तो उसे खजाना एकदम खाली मिला। फ्रांस पर उस वक्त पहले से ही 2 बिलियन लीव्स का कर्ज था और ये कर्ज सालों तक लड़े गए युद्धों की वजह से इकट्ठा हो गया था। बाय द वे, लीव्स उस वक्त फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। और इसके ऊपर लुई 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की ब्रिटेन से आज़ादी पाने में मदद की। इससे फ्रांस पर 1 बिलियन लीवरेज से भी ज्यादा का कर्ज और जुड़ गया। सोच के देखिए, स्टेट पर इतना डेट हो गया था कि गवर्नमेंट अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उस कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में ही खर्च कर रही थी। आम आदमी की हालत तो और भी खराब थी। फ्रांस में उस दौरान बार बार सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन बन रही थी। ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जब लोगों के लिए अपनी बेसिक लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी कमाना भी खतरे में पड़ जाता है। तो ये क्राइसिस होता कैसे था? इस साइकिल को समझिए। मान लीजिए सूखा पड़ गया या ओले गिर गए तो फसल खराब हो गई। अब अनाज की कमी हो गई। जब अनाज कम हुआ तो रोटी, जो उनका स्टेपल फूड था, उसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई। और जब एक गरीब आदमी अपने परिवार के लिए रोटी भी नहीं खरीद पाता, तब शुरू होते थे दंगे यानी फूड रायट्स। तो जब सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ गए, तब लोगों का सब्र का बांध टूट गया, उनका गुस्सा फूट पड़ा और यहीं से शुरू हुई क्रांति की असली कहानी। साल 1789 फ्रांस की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। 5 मई को राजा लुईस 16 ने नए टैक्सेस प्रपोज करने के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। 20 जून को हुई ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट ओथ, 14 जुलाई को हुआ अ फेमस स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टियल और 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने पूरे फ्यूडल सिस्टम को ही खत्म कर दिया। एस्टेट्स जनरल की मीटिंग में जो सबसे बड़ा झगड़ा था वो वोटिंग के तरीके को लेकर था। ओल्ड सिस्टम में हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था। इससे क्या होता था, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट हमेशा मिल जाते थे और थर्ड एस्टेट अकेले पड़ जाती थी, उनका वोट हार जाता था। लेकिन इस बार थर्ड एस्टेट ने डिमांड रखी 1 मेंबर 1 वोट की। ये आइडिया उन्होंने रूसो जैसे फिलोसोफर्स के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से लिया था।
जब राजा ने उनकी डिमांड रिजेक्ट कर दी तो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली से वॉकआउट कर गए। वो 20 जून को वर्साई के पास एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। वहां उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और ये शपथ ली कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते वो यहां से हटेंगे नहीं। इसी हिस्टोरिक इवेंट को टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। इस क्रांति का रिजल्ट ये निकला कि फ्रांस का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही बदल गया। राजा की पावर कम हुई और एक नया संविधान बनाया गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया। इसका मेन एम था राजा की पावर्स को लिमिट करना। इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब अब देश में राजा तो था, लेकिन उसकी पावर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में थी। नए सिस्टम में सारी पावर एक इंसान के हाथ में ना देकर उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी नेशनल असेंबली का काम था कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव यानी किंग का काम था उन्हें लागू करना, और जुडिशरी यानी जजेस का काम था कानून को इंटरप्रेट करना। यह सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू से इंस्पायर्ड था। लेकिन नए संविधान में भी सबको इक्वल राइट्स नहीं मिले। वोटिंग का राइट सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दिया गया। अब ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? ये वो आदमी थे जिनकी एज 25 से ज्यादा थी और जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे। बाकी सभी आदमी और सारी महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स का स्टेटस दिया गया, जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक क्विक रीकैप करते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स रिवाइज द मेन पॉइंट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मेन कारण थे: सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस। रेवोल्यूशन को लीड किया थर्ड एस्टेट ने, जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। 14 जुलाई 1789 को हुई स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टील इस रेवोल्यूशन का सिंबॉलिक स्टार्ट बनी। इस रेवोल्यूशन के पहले फेज ने ओल्ड रिजीम को खत्म किया और 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की। और हाँ, इस पूरे दौर पर लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स के आइडियाज का बहुत गहरा असर था। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन्हें जरूर प्रैक्टिस करना। पहला, ओल्ड रिजीम के टाइम फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था? दूसरा, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था और इसने रेवोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट किया? तीसरा, टेनिस कोर्ट ओथ की सिग्निफिकेंस क्या है? और चौथा, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या थे? तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज पर बेस्ड एक नए दौर की शुरुआत की। इसने ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ा। लेकिन क्या ये क्रांति 1791 में ही खत्म हो गई थी या फिर कहानी अभी बाकी थी? इस पर सोचना जरूर।